नमस्कार, मैं शशांक तिवारी। आज इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर में आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी में आज मैं लेकर आया हूं माउंटेन्स, और आज हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को फिजिकल मैप में अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को रिवर्स, मैंने आप लोगों को रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वगैरह बताए। अभी आज हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए जब हमारा थोड़ा और लेवल अभी बढ़ेगा तो हम आगे चल के क्या करेंगे, आगे हम फिजिकल मैप का यूज करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले आप लोगों को पॉलिटिकल मैप पढ़ाया था, अब हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे। और फिजिकल मैप में हम कलर्स के आधार पर देखेंगे। जैसे फिजिकल मैप जो होते हैं, प्राकृतिक मैप जो होते हैं, उनमें जो रेडिश कलर दिखाते हैं वो माउंटेन्स के होते हैं, ग्रीन कलर दिखाते हैं वो ग्रासलैंड के होते हैं, ब्लू कलर दिखाएंगे तो वो रिवर्स के होते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है, तो वो आसानी से तैयार होता है। जो चीज एक बार में दिखती है वो हमें ज्यादा आ जाती है, हम रह रहकर पढ़ेंगे तो हमारे लिए कठिन हो जाती है और हम भूलने भी लगते हैं। तो इस तरीके से आज हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। तो इंडियन माउंटेन्स में अगर देखा जाए तो इंडियन माउंटेन्स बहुत सारे हैं। अब बात यह है कि पब्लिकेशंस क्या करती हैं, वो बुक में पूरा छाप देते हैं और आप उसको रटने लगते हैं। आप रटते हैं, एक हिमालय रटेंगे तो आप शिवालिक भूल जाते हैं, शिवालिक रटेंगे तो ग्रेटर हिमालयन भूल जाएंगे, नंदा देवी पढ़ेंगे तो वो कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा है। साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सब तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। तो एक बेस्ट जो तरीका है, थ्योरी को छोड़ो और मानचित्र पर आओ। जब हमें मानचित्र पता है तो हम बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, माउंटेन्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसको भी हम, जैसे हमने रिवर्स पढ़ी थी, तो रिवर्स को हमने कई पार्ट में तोड़ लिया था। नॉर्दर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, हम ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेनिनसुलर माउंटेन्स में हम लोग दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, और एक साथ ही साइमल्टेनियसली कई सारे माउंटेन्स हम लोग को याद हो जाने वाले हैं। तो पेनिनसुलर माउंटेन्स जो है, या पेनिनसुलर जो पर्वत हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले पेनिनसुलर क्षेत्र। तो हम पेनिनसुलर क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये फिगर आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, ये हैंडमेडेड फिगर है और ये बड़ी आसानी से तैयार भी हो जाते हैं और बड़ी आसानी से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में। देखिए, ये है आपका फिगर, और अगर हम इसको एनलार्ज कर देंगे तो ये ज्यादा साफ दिखाई देगा। आपको दिख रहा होगा ये पेनिनसुलर इंडिया है। ये देखिए, ये वाला जो भाग है ऐसे, ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट, ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट। अब आपको ये बात तो समझ में आती होगी, जैसे इस साइड क्या होगा, अरेबियन सागर होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर तो बेकार है। अरेबियन सी, इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, ठीक है। नीचे क्या होगा, इंडियन ओशन होगा, वो हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। इधर मैंने आपके लिए कोड बनाया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, अभी बता दूंगा, या फिर लिख के भी बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। ये कुछ शेडेड रीजन बनाए हुए हैं यहां पर मैंने आपके लिए, जैसे कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन जो माउंटेन की रेंजेस हैं पूरी लंबी लंबी फैली हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के इलाके के माउंटेन्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर को साइड बाय साइड एनलार्ज करके पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पहले ये वाला पार्ट पढ़ेंगे यहां से, ठीक। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। मैंने स्टेट के बारे में आपको नहीं बताया, स्टेट नहीं लिखे इसमें, क्योंकि स्टेट मुझे नहीं लगता है स्टेट लिखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर स्टेट लिख देंगे तो बाकी तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो अब थोड़ा सा लेवल टफ होना चाहिए। चलिए, आपको पता है पहले से ये राज्य कौन सा है, ये राज्य एमपी है, ये एमपी हो जाएगा। एमपी है, इस साइड गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है, एंड हाँ, अभी हमें इतनी की जरूरत है, बाकी की जरूरत हमको ज्यादा है नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे पर्वतों के बारे में। तो एमपी से उठाते हैं। एमपी में देखिए, एमपी मान लेते हैं ये मेरा दिल, ये एमपी है।
तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ऊपर राइट साइड और साउथ साइड। एमपी 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उत्तर, पूरब और दक्षिण। पूरब में उतना नहीं घिरा है, तो ये 3 साइड से पहाड़ियों से घिरा है। जैसे कि ऊपर विंध्याचल है, आप देख सकते हैं ये विंध्याचल बना हुआ है, ये विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है और राइट साइड में अमरकंटक है। ध्यान रहे हमारे देश में पर्वतों को भोले बाबा से जोड़ा गया है। हर जगह पर्वत कोई भी होगा, अमरकंटक हो या विंध्याचल हो या सतपुड़ा, बालघाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, कुछ भी हो, या नीलगिरी तक हो दक्षिण भारत में, सब भोले बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। नीलगिरी का मतलब नीलकंठ, ऊपर से अमरकंटक भोले बाबा का धार्मिक स्थल है, विंध्याचल धार्मिक स्थल है। ये सब धार्मिक स्थल बनाए गए इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पर शिव जी को इससे रिलेट किया जाता है। तो एमपी जो है, एमपी उत्तर में विंध्याचल से, आपने कभी सुना होगा बेतवा, कभी सुना होगा आपने चंबल, वो इन्हीं क्षेत्रों से होकर निकलती है। अमरकंटक जो है ये एमपी के ईस्टर्न साइड में है। और कभी आपने नाम सुना होगा नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी अमरकंटक के मैकाल पर्वत से ही ओरिजिनेट होती है। उसके बाद दक्षिण में है सतपुड़ा। मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा के जंगल है काफी घने हैं, और जैसे हम लोगों ने छोटे में इसकी हम लोग पढ़ते भी थे, पोयम आती थी, सतपुड़ा के घने जंगल, अटपटे अनमने से जंगल। एक्चुअल में सतपुड़ा के जंगल अपनी सघनता के लिए ये बहुत घने हैं, और घने होने की वजह से ह्यूमिडिटी का लेवल, यहाँ आर्द्रता का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर मध्य प्रदेश और यूपी में बारिश नहीं हो रही है मानसून के समय, उसके पीछे भी कारण यही होता है, सतपुड़ा भी कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा डेंस हैं कि जब मानसूनी हवाएं इधर की ओर आती हैं और अगर सतपुड़ा के रास्ते प्रवेश कर गई तो मानसूनी हवाएं जितना भी बादलों का निर्माण करके लाती हैं वो सतपुड़ा में ही बारिश हो जाती है, उत्तर की ओर बारिश नहीं होती। तो ये हो गया आपका सतपुड़ा, विंध्याचल, और ये हो गया अमरकंटक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम गुजरात की ओर। ये पश्चिम में गुजरात है, तो गुजरात की ओर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये रहा गुजरात। और गुजरात का शेप कुछ ऐसा है, जैसे मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूं। ये देखिए, आपने देखा होगा ऐसे, ये गुजरात है। और गुजरात में इस साइड है, ऊपर वाला इलाका है कच्छ, मैंने आपको पहले भी बताया था, कच्छ का रण, और नीचे है खंबात, नीचे का है खंबात। तो ये जो खंबात का रीजन है, इसी खंबात के रीजन में एक पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है, दैट इज नोन एज गिर। इसको हम लोग गिर कहते हैं। तो ये गिर माउंटेन्स है। कभी आपने नाम सुना होगा, गांधी जी ने एक बार दांडी यात्रा करी थी, तो गिर के पर्वतों से होकर ही गुजरे थे, ये समझे। तो ये हो गया गिर माउंटेन, जो गुजरात में बड़े फेमस है। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं। ये पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में अगर हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के बगल में ही झारखंड भी है। और झारखंड में मैंने आपको बताया था एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर जिस इलाके से ओरिजिनेट होती है उस इलाके को बोलते हैं छोटा नागपुर। तो मैंने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इसलिए बनाया है क्योंकि चूंकि पश्चिम बंगाल काफी फेमस है यहाँ पर, और झारखंड थोड़ा ऊपर की ओर आएगा, इसलिए यहाँ पर झारखंड मैंने नहीं बनाया। वैसे ये छोटा नागपुर की पहाड़ियां झारखंड में और पश्चिम बंगाल में फैली हुई हैं। तो छोटा नागपुर की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में और झारखंड में बड़ी प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए झारखंड दिया होगा, पश्चिम बंगाल नहीं दिया होगा, पश्चिम बंगाल दिया होगा, झारखंड नहीं दिया होगा। हो सकता है ऑप्शन में जैसे पेयरिंग करके दी होगी कि झारखंड पश्चिम बंगाल, या झारखंड बिहार, या बिहार छत्तीसगढ़। तो ऐसे करके आपको तभी आएगा जब आप उसके बारे में जानोगे। आप रटने की कोशिश करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है ऐसा भी हो कि कोई माउंटेन एक स्टेट में नहीं आता हो, दोनों की बॉर्डर लाइन पे आता हो, या दोनों की बॉर्डर लाइन को टच करके दोनों में प्रवेश कर गया हो। तो कैसे याद करोगे आप सोचो। अगर हम इतना कुछ रटने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, और इसीलिए लोग जनरल स्टडीज से दूर भागते हैं। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच कैन नॉट बी लर्नड, उसको आप रट नहीं सकते। ज्योग्राफी कैन नॉट बी लर्न, और आज तक इस दुनिया में कोई लर्न नहीं कर पाया। जितने भी जियोलॉजिस्ट होते हैं, आपको क्या लगता है जो लोग नासा में बैठे हैं या जो लोग इसरो में बैठे हैं, तो जो प्रक्षेपण हो रहे हैं, चंद्रयान 2 पर जा रहे हैं, क्या इन लोगों को केवल साइंस आती है? नहीं, इनको जियोग्राफी भी आती है। इनको पता तो चले कौन से मंडल में, कौन से वातावरण के कौन से मंडल में जो सैटेलाइट है, जो स्पेसशिप है, वो कहां चल रही है, कब स्पेसशिप को पैराबोलिक पाथ लेना है। आपने सुना होगा पैराबोलिक पाथ जो कर्व पाथ होता है, कहते हैं 45 डिग्री पर आप किसी भी पत्थर को जब फेंकेंगे पैराबोलिक पाथ में तो सबसे दूर गिरता है। पढ़ा होगा आपने बचपन में, ये सब रटने वाली चीजें हम लोग के लिए। तो वैसे ही आपको ये ज्योग्राफी को आप रट नहीं पाएंगे। अगर सोचो आप कभी, आप जस्ट इमेजिन, अगर मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट हैं जो लोग अंतरिक्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं,
अगर वो थ्योरी लेकर या बुक लेकर बैठेंगे कि अरे मैं तो भूल गया, मैं तो पढ़ने की कोशिश करता हूँ, चलो चलो देखते हैं, हो गया, फिर तो स्पेसशिप हो गई प्रक्षेपित, वो बीच ही में कहीं फैल जाएगी, समझे। तो इन चीजों के बारे में जानो। तो ये जो छोटा नागपुर है ये पश्चिम बंगाल में भी है और झारखंड में भी है। अब चूंकि यहाँ पर मैप में झारखंड नहीं बना था, क्यों नहीं बना था, क्योंकि झारखंड थोड़ा ऊपर है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। चलिए फिर हम, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मैप को ऊपर सरकाएंगे क्योंकि अब हमें नीचे के राज्यों के बारे में पढ़ना है। यहां से चलिए, यहां से हम थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं, हम यहां तक छोड़ देते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं। तो इसको अगर एनलार्ज कर देंगे तो देखिए, चलिए एक बार फिर से हमको शायद स्टेट बनाने पड़ जाएंगे, है ना। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है। मैंने तेलंगाना नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता है आपको इसके बारे में पता हुआ है पहले से, तो उतना बताना कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए। चलिए इन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, अब हम जरा भारत को तट के आधार पर देखेंगे। तो ये जो है वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न कोस्ट या पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट पे अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। इस गुजरात के तट से स्टार्ट होते हैं पर्वत जिनको हम बोलते हैं सह्याद्री रेंज, और ये सह्याद्री रेंज गुजरात से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक फैली हुई है, ठीक है। ये सह्याद्री हो गई। इस सह्याद्री के अंदर एक रेंज आती है, उसको हम बोलते हैं कोंकण। कभी आपने सुना होगा, कोंकण रेलवे का एक प्रोजेक्ट भी है, इंडिया की ऐसी रेलवे सिस्टम जिसमें सबसे ज्यादा सुरंगें हैं। 91 सुरंगें हैं केवल इसमें। कार्बोट रेल सुरंग जो थी वो कोंकण में ही आती थी, 760 किलोमीटर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूं। ये देखिए, हम आते हैं, ये सह्याद्री आपको दिख गया। अब ये आता है कोंकण, ये रहा कोंकण और ये रहा कोंकण। तो देखिए कोंकण कहां तक फैला हुआ है। कोंकण फैला है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको पता है, पूछा जाता है कि सह्याद्री भारत की किस तट पे पड़ता है। तो चलिए वो तो आसान हो गया, पश्चिमी तट पे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये आ जाता है कि सह्याद्री जो कि पश्चिमी तट पर है, उसके बारे में ये बताइए कि वो कितने राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है, तो आपको फिर दिक्कत होगी। फिर आप बताओ गुजरात, अगर आपने पढ़ा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये आ जाए, जो आपने सब पढ़ा वो क्वेश्चन में आ गया, सह्याद्री जो पश्चिमी तट पर स्थित है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में फैला हुआ है, इन राज्यों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए। अब बताइए, अगर आपको मैप नहीं आता तो आप कितना रट लेंगे, आप आज रट लेंगे, कल रट लेंगे, रटते रटते आप खत्म हो जाएंगे एक दिन। तो इसीलिए रटने की कथा से खुद को बचाओ। तो ये हो गया सह्याद्री, सह्याद्री कर्नाटक तक फैली है। सह्याद्री के अंदर ये आता है क्षेत्र कोंकण का, जो कि 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में। और फिर अगर हम देखें तो ये नीचे वाला जो रीजन है, ये यहां तक आपको मैंने बताया, ये वाला जो रीजन है ये कर्नाटक वो था, सह्याद्री था। तो यहां तक जो रीजन था ये सह्याद्री का रीजन है, ठीक है। उसके बाद आता है केरल। ये राज्य कौन सा है, ये केरल है। तो केरल के पश्चिमी तट पे जो रेंज फैली है इसको बोलते हैं मालाबार। ये मालाबार है, ध्यान रखिएगा। कभी आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में मालाबार तट पर ही आया था, जहां पर एक बंदरगाह था कैलिकट, और कैलिकट बंदरगाह पर एक राजा था जमोरिन। जमोरिन से मिलकर उसे व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी। तो ये वही मालाबार रेंज है, या आप इसको पठारी रेंज भी कह सकते हैं, प्लेटू रीजन भी बोल सकते हैं। अब ये प्लेटू के समान हो गए हैं, काफी पुराने हैं। तो मालाबार रेंज पूरा केरल के तट को घेरता है, ठीक है। उसके बाद इसी केरल में एक पर्वतीय क्षेत्र आता है, इसको बोलते हैं पालघाट। पालघाट, लेकिन उसके बारे में आपको अभी फिर से बताऊंगा। तो ये है पालघाट, ठीक है। तो ये पालघाट हो गया। उसके बाद जो शेडेड रीजन है आप इसको छोड़ दीजिए, अभी तो खैर मैं आपको पश्चिमी तट बता रहा था। तो पश्चिमी तट पे कौन कौन सी पहाड़ी हो गई, पश्चिमी तट पे हो गया सह्याद्री, पश्चिमी तट पे हो गया कोंकण, पश्चिमी तट पे हो गया मालाबार। तो ये पश्चिमी तट पे है। चलिए आइए हम पूर्वी तट देखते हैं। पूर्वी तट पे अगर हमें देखना है तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार हम जरा रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये महाराष्ट्र है,
ये छत्तीसगढ़ है, सबको पता है, 3-4 बार अभी लिख चुके हैं हम 3-4 बार। उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद ये कर्नाटका है और ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और फिर उसके बाद शायद मैंने मैप में तमिलनाडु लिखा हुआ है, ये देखिए तमिलनाडु है। तो पूर्वी तट पे आप देख सकते हैं, पूर्वी तट पे कुछ नहीं है, यहां से लेकर यहां तक कोई पहाड़ी नहीं है। पहाड़ियां अगर आपको दिखेंगी तो यहां दिखेंगी, कोरोमंडल, यहां पर है पहाड़ियां। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर लगभग दक्षिण दिशा से अगर हम चलेंगे तो कोरोमंडल रेंज है। ये कोरोमंडल रेंज यहां पर मैंने नहीं दिखाई है, मैंने नीचे नहीं लिखा है, लेकिन ये कोरोमंडल इधर और मालाबार इधर आपस में यहां पे टच होते हैं। कभी आपने नाम सुना होगा कन्याकुमारी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। यहां कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी में यहाँ का मालाबार और कोरोमंडल आपस में क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मालाबार कोरोमंडल कहाँ टच होते हैं, कन्याकुमारी के पास टच होते हैं, कौन सी पहाड़ियां है मैं आपको भी बताता हूं। तो ये होगा कोरोमंडल। उसके बाद पूर्वी तट हमने पढ़ लिया, पश्चिमी तट हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम कहाँ आएंगे, देखते हैं कौन से स्टेट्स हमारे लिए बचे हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये ऊपर का रीजन हमने पूरा पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर बालघाट रह गया है, वो मैं कराता हूं आपको अभी, और थालघाट भी रह गया है, चलिए कोई बात नहीं। दक्षिण में पालघाट, अच्छा चलिए कुछ पहाड़ियां हैं प्रायद्वीपीय भारत में जिनको घाट के नाम से जानते हैं। तो ये कोई रिवर्स के वो नहीं है, बैंक नहीं है, ये पहाड़ियों के नाम है। तो बालघाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, ध्यान रखिए 4 घाट बड़े फेमस है, बालघाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट। तो बी पहले आता है बालघाट और पी बाद में आता है, तो वो हो गया पालघाट। तो हमेशा ध्यान रखिए महाराष्ट्र ऊपर है, केरल नीचे है, तो बी ऊपर होगा, पी नीचे होगा। तो ये देखिए ये जो रीजन बना हुआ है ये महाराष्ट्र ही तो है, स्टेट का नाम तो महाराष्ट्र ही होगा, आपको पता है पहले से। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में ये जो ऐसे रीजन बना है, ये मैंने मध्य प्रदेश में भी कुछ इसको एंटर कराया है। सतपुड़ा के नीचे जो महाराष्ट्र और केरल का जो भाग है, दिस इज नोन एज बालघाट, इसको हम बालघाट कहते हैं, ठीक है, ये हो गया बालघाट। और महाराष्ट्र के पश्चिमी तट की ओर ही, लेकिन बिल्कुल पश्चिमी तट पे नहीं है, यहां पर थालघाट की पहाड़ियां हैं, तो बालघाट और थालघाट ये हो गया। उसके बाद यहां पर एक और होगा जो आपने देखा होगा, मैंने बोला था अभी पालघाट, तो पालघाट ये रहा जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए केरल में हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था पालघाट के बारे में, तो ये रहा पालघाट, ये पालघाट की पहाड़ियां। तो पालघाट ऊपर गया बालघाट, फिर हो गया थालघाट, ठीक। मैप में नहीं बना हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट फिगर में बताऊंगा। ये बालघाट का इलाका है और बालघाट के बाद ये जो इलाका था थालघाट का था। उसके बाद जो है ये है भोरघाट, ये भोरघाट जो छत्तीसगढ़ तक फैल रहा है, ये भोरघाट है, ठीक। तो ये भोरघाट हो गया, ये बालघाट हो गया और ये थालघाट हो गया, 3 घाट ये हो गए। और चौथा घाट कहां पर है, चौथा घाट केरल में है, ये रहा पालघाट। तो आप इसको देख सकते हैं बड़े आसानी से, ये रहा पालघाट। तो ये हो गया बालघाट, पालघाट, भोरघाट और थालघाट। अभी अगर आपको ये फील आ रहा होगा कि मतलब ज्यादा माउंटेन्स पढ़ लिए हैं, अब कहीं हम भूल ना जाए, तो याद रखिए ईश्वर की बनाई हुई सबसे अच्छी कृति हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य कुछ नहीं बोलते, बस हमारे दिमाग में ये होता है कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। हम कभी नहीं भूलेंगे। आप अपने खुद पर यकीन करिए, खुद पर जिस दिन यकीन करना शुरू कर देंगे बस उसी दिन जीतना शुरू हो जाएंगे, ठीक। जीतना बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना बड़ी बात है, ठीक। तो ये रहे माउंटेन्स। सबसे बड़ी बात है हम चीजों को नहीं समझते, या हम समझना नहीं चाहते, या हम कभी ध्यान ही नहीं देते। वास्तविकता यह है कि अगर हर रोज हमारी जिंदगी में एग्जाम हो तो एक दिन एग्जाम की वैल्यू भी हमारी जिंदगी में खत्म हो जाएगी। हमारे स्टैंडर्ड में जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे पे स्कूलिंग में थे, तो हमारे यहाँ पहले तिमाही पेपर होते थे, फिर 2 बार पेपर होने लगे, मतलब पहले फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होता था, फिर 2 बार पेपर होने लगे, मतलब 6 मंथली पेपर होते थे। लेकिन जो मेन जो बवाल होता था वो थर्ड टर्म में होता था कि बेटा अगर इस बार फेल होगा तो इस बार तो ईयर हमारा बैक हो जाएगा। तो वही चीजें हैं, अगर मान लीजिए वही एग्जाम हमारे हर मंथ होने लगे, जैसे यूनिट टेस्ट होते थे वो हर मंथ होते थे,
तो उसमें तो हम नकल के तिकड़म भी निकाल लेते थे कि नकल कैसे करनी है, बैग में कहाँ चिट रखनी है, जूते में फंसानी है, क्योंकि वो क्लास में हो रहा होता था। लेकिन जब एग्जाम होता था तो भय बैठा रहता था। अगर इस भय को हम रोज फेस करेंगे तो वो भय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिंपल सा है। तो वास्तविकता ये है कि लाइफ में मेन चीज है हमारी तैयारी। तैयारी करने में जितनी मेहनत हम लगाते हैं ना, इतनी मेहनत का 10% भी हमारे एग्जाम में नहीं लगता। एग्जाम में तो जो होना है वो होगा ही, जो किया है अभी तक वो सामने आ जाने वाला है। तो वही चीजें हैं, डरना नहीं है एग्जाम से। अगर हम एग्जाम से डर गए तो फिर तो कोई फायदा नहीं बनता हमारे लिए। तो ये हो गया आपका बालघाट पालघाट। हाँ, एक चीज और बतानी मुझे आपको, ये बड़ा फेमस है। 2007 के दौरान 2007 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे YSR रेड्डी। बड़ा फेमस नाम था इनका। आंध्र प्रदेश में काफी मेहनत करी है इन्होंने और नेक्स्ट स्लाइड्स के लिए बहुत काम किया इन्होंने। तो जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में 2007 में, मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है, 2007 में YSR रेड्डी जो थे वो कभी हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं करते थे, हमेशा कार से जाते थे। उस बार वो हेलीकॉप्टर से गए और पहली बार ये हेलीकॉप्टर से गए, मतलब शायद ऊपर वाले ने उनकी सुन ली कि आप ऊपर आए हो तो ऊपर ही आ जाओ। तो वो काफी फॉग था उस दौरान, उनके पायलट को दिखा नहीं और पायलट ने उनका जो प्लेन था, चॉपर था, वो ठोक दिया नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में। तो जो भी था YSR रेड्डी तो शहीद हो गए। 3 दिन बाद उनकी लाश मिली। लोगों को लगा कहीं नक्सलाइट्स तो नहीं उठा ले गए, लेकिन बाद में पता चला कि चॉपर क्रैश हुआ है उनका। बाद में पता चला कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियां दिखाई नहीं दी और नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में वो खत्म हो गए। तो ये नल्ला मल्ला की पहाड़ियां फेमस होंगी दुनिया में, ये आंध्र प्रदेश में। तो मुझे आराम से याद हो गया। YSR रेड्डी रहे या नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा, लेकिन नल्ला मल्ला की पहाड़ियां में याद हो गई, ये हमारे लिए बेस्ट काम था। ये सीडीएस के एग्जाम में 2007 में ही पेपर में आया था। तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये नल्ला मल्ला है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाकी मैंने आपको नीचे सारा बता दिया है। हाँ, चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूं दक्षिण भारत में ये मैंने कोड क्या बनाया हुआ है। इस कोड को कहते हैं एनडीए कैडेट्स। ठीक है, ये कोड है एनडीए कैडेट। एन का मतलब हो जाएगा नीलगिरी, एन का मतलब हो जाएगा नीलगिरी। ये पूरी नीलगिरी पूरी रेंज है। उसके बाद डी का मतलब हो जाएगा डोडा बेटा। ए का मतलब हो जाएगा अन्नामलाई, अन्नामलाई। और फिर ए से हो जाएगा अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी और अन्नामलाई अन्नाईमुड़ी। और फिर सी ए से हो जाएगा कार्डमम। सी ए से हो जाएगा कार्डमम। कार्डमम को हिंदी में हम बोलते हैं इलायची, है ना। तो कार्डमम, अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई, डोडा बेटा और नीलगिरी रेंज। तो ये एनडीए कैडेट। ठीक है, तो ये हो गया एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म हो गया नीलगिरी, डोडा बेटा, अन्नामलाई, अन्नाईमुड़ी। अन्नामलाई आपने सुना होगा, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी भी है। और सी ए से हो जाएगा कार्डमम जो कि इलायची। ठीक, और ये जो कोड बना है, ये कोड बना है इसके लिए, देखिए मैंने शेड किया हुआ है वहां पे। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये इस रीजन के लिए क्या है, तो आप खुद देख लीजिए। सीक्वेंस है ये एन डी ए कैडेट, यही सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस है, तो ऊपर होगा नीलगिरी पूरी रेंज है, उस रेंज में डोडा बेटा आता है, अन्नामलाई आता है, अन्नाईमुड़ी आता है और कार्डमम आता है। ठीक है, इसी सीक्वेंस है। तो ये अन्नामलाई, अन्नाईमुड़ी, कार्डमम जो है ये किन राज्यों से स्पष्ट करता है, देखिए साइड, ये रहा केरल, ये रहा तमिलनाडु और इधर है कर्नाटका। तो यानी कि ये जो एनडीए कैडेट है, नीलगिरी, डोडा बेटा, अन्नामलाई, अन्नाईमुड़ी जितने भी हैं और जो कार्डमम है, ये सब कर्नाटका, नीलगिरी जो रेंज है वो कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु को स्पर्श करती है। तो ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके दक्षिण भारत के पर्वत जो कि बड़े फेमस हैं और इसी क्रम में है, तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका दक्षिण भारत के पर्वत। तो दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं उत्तर भारत के पर्वत और पूर्वोत्तर के पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वतों को उससे पहले हम रिवाइज कर लेंगे, तो अब मुझे शायद बनाने की जरूरत नहीं है, केवल रिवीजन ही करना है। देखिए आप इस फिगर को देखते हैं। चलिए पेनिनसुला उठाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ गया विंध्याचल मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा नीचे, अमरकंटक राइट साइड में,
झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर की पहाड़ियां है। गिर के पर्वत गुजरात में है। बालघाट एमपी और महाराष्ट्र में है। ठीक, मैंने आपको यहां तक बता दिया। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सेट हो गया। उसके बाद चलिए, ये देखिए पश्चिमी तट पे क्या है, सह्याद्री है। इधर अंदर कोंकण है जो 3 राज्यों में है। ये थाल घाट है। थाल घाट के बाद ये बाल घाट है जो एमपी में भी फैला हुआ है। यहां पर मैंने आपको बताया था अभी भोर घाट है। ये भोर घाट का इलाका है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, ये नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये हो ही चुका है। दक्षिण भारत का इलाका देख लेते हैं एक बार। हमारा लगभग दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में हमने सारे पर्वत, मेन पर्वत सारे पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो ये रीजन आता है, ये रीजन में ये मालाबार है। मालाबार में ये पाल घाट है। ये तमिलनाडु में आपका ये वाला जो रीजन है, ये नीलगिरी, डोडाबेट्टा, अन्नामलाई, अन्नायमुडी और कार्डमम की पहाड़ियां हैं, एनडीए कैडेट। इस साइड में जो है ये कोरोमंडल की पहाड़ियां हैं पूर्वी तट पे। ये हो गया। बाकी मैंने आपको एनडीए कैडेट बता ही दिया, नल्ला मल्ला मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं उत्तर भारत के। तो इस तरीके से हमने ये दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ लिया। ये होगी प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो अब प्रायद्वीपीय नदियों को हमने रिवाइज भी कर लिया। अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे कि कंफ्यूजन हो जाएगा या हम भूल जाएंगे, तो मैं बार बार यही कहूंगा, खुद पे विश्वास रखो, चीजें नहीं भूलोगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको जरा फिर से रब करेंगे और इसको रब करके हम दोबारा से अपना नया फिगर तैयार रखते हैं, क्योंकि अब हमें उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है और उत्तर भारत की नदियों में पढ़ेंगे तो हमें उत्तर भारत के बारे में पता भी होना चाहिए। तो ये जो भाग है साउथ इंडिया का, ये नीलगिरी, डोडाबेट्टा, अन्नामलाई, यहाँ का हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, ऊपर हम लोग को छोड़ा तो नहीं है। तो सतपुड़ा, अमरकंटक, विंध्याचल, गिर माउंटेन, बालघाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, सह्याद्री, कोंकण एंड मालाबार एंड नीलगिरी, डोडाबेट्टा, अन्नामलाई, अन्नायमुडी, कार्डमम हिल्स, ये मैंने आपको बता दिया था। कोरोमंडल बता दिया है, नल्ला मल्ला बता दिया, छोटा नागपुर बता दिया, सब हो गया। तो ये आपके लिए पूरा हो चुका है। इस फिगर को हम छोटा करेंगे और इसको अब हम दूसरे फिगर को पढ़ेंगे। तो एक बार ये फिगर हम बाद में जाने से पहले रिवाइज करेंगे। और अब मैं आपको बताता हूं, ये मैंने क्या बताया, पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स या दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय माउंटेन्स। अब हम यहां पर पढ़ेंगे क्या, यहां पर हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया। क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ इंडिया। तो हम नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स पढ़ेंगे। कैसे, देखिए अब पढ़ते हैं हम नॉर्थ इंडिया के बारे में। नॉर्थ इंडिया, तो आपने कभी सुना होगा हमारे हिमालय बहुत फेमस है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं हिमालय नहीं, एंडीज। एंडीज कॉर्डिलेरा, अगर ये वर्ल्ड मैप है तो इस वर्ल्ड मैप में इस साइड साउथ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो यहां पर एंडीज कॉर्डिलेरा के माउंटेन्स हैं जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हमारे हिमालय रेंज में पाए जाते हैं। तो हमें इसीलिए हिमालय का ज्यादा हमें गर्व है। तो अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो देखिए इस प्रकार का मैंने कुछ आपके लिए फिगर बना के रखा हुआ है। जैसे मैं इसको, अभी आपको ये क्लियर नहीं दिखाई देगा क्योंकि छोटा कर दिया है इसको मैंने, लेकिन जब इसको एनलार्ज करेंगे तो देखिए अब ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमने जो स्टार्टिंग की है आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर बनाया है मैंने, ये हिमाचल बनाया है, ये पंजाब बनाया है, ये हरियाणा बनाया है एंड ये उत्तराखंड बनाया है। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया हो गया ना। और उत्तराखंड के बाद कोई पहाड़ियां है नहीं, मतलब पहाड़ियां हैं लेकिन हमारी यूपी में तो है नहीं। तो नीचे यूपी होगा, आपको ऑब्वियसली पता होगा। इधर राजस्थान होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट फिगर में बताऊंगा कैसे क्या करना है हमको। तो हम अभी हाल फिलहाल टॉप मोस्ट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड एंड इधर हिंदू कुश है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या है वो। ठीक है, तो आपने देखा होगा, कभी सुना होगा अफगानिस्तान के बारे में। तो ये अफगान का पार्ट है इस साइड, तो इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। और फिर मैं आपको एक मैप और दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही मैप होगा। इसको भी छोटा करते हैं थोड़ा, इसको देखिए। ये मैंने एक ऐसा ड्रॉ किया है आपके लिए, क्योंकि ये हैंडमेड होते हैं तो ज्यादा आसानी चाहिए, क्योंकि ये चीज हमने भी बनाई है तो आप भी बना सकते हो, वरना मैं चाहता था इसको वैसे बनवा के ले आता। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक वे ऑफ स्टडी है। जब आप फिजिकल मैप पढ़ेंगे या जब आप प्राकृतिक मैप पढ़ेंगे
तो उसमें आप इस प्रकार के साइंस देखते हैं, इस प्रकार के साइंस आपको दिखाई देंगे। जैसे ये साइन बना हुआ है, एक ये साइन है, फिर उसके नीचे ऐसे क्रॉस जैसे साइन बने हुए हैं, और फिर उसके नीचे ऐसे साइन बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं, फिजिकल मैप में ही ऐसे ऐसे कुछ साइन होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो साइन होते हैं इनको कंटूर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंटूर। इनको कंटूर बोला जाता है। ये एक जगह की हाइट को डिनोट करते हैं। मतलब अगर ये ऐसे है ना, तो ये अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो मतलब वो सेम हाइट के इलाके हैं। फिर उसके बाद ये हाइट के इलाके होंगे, और इनका पूरा डिस्क्रिप्शन मैप में नीचे साइड दिया होगा। इस साइन का भी डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ये जो ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इन साइन का डिस्क्रिप्शन मैप में नीचे दिया होगा था कि ये ऐसे ऐसे है, तो वो हायर माउंटेन्स होंगे, उसके नीचे लोअर माउंटेन्स होंगे, फिर लेसर माउंटेन्स होंगे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए हाल फिलहाल तो अभी हम अपना नॉर्थ इंडिया को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ तरीके भी बताऊंगा कि उनको याद भी कैसे क्या, अगर चीज नहीं आ रही है तो उसको हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं याद कर पाएंगे, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया, और ये हो जाएगा। ये पार्ट हमें पहले पढ़ना होगा, तो हम इसी को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हर बार मैंने आपको ऐसे बताया, ये क्या है? क्रॉस का मतलब इंडिया है। मेरा मुंह क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर है, सबसे सुंदर। तो ये जम्मू कश्मीर है, ईस्टर्न साइड उधर बंगाल है, इस साइड गुजरात है, और नीचे चेन्नई है, एंड तमिलनाडु केरल है। ठीक है, नीचे का भाग हम पढ़ चुके हैं, नीचे के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए ऊपर के भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के इधर हो गया हिमाचल, और इधर हो गया पंजाब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, और उसके नीचे उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भाग हो गए। अब आपको इतना तो पता ही होगा, मैंने आपको इंडस नदी पर आई थी, तो ये इंडिया है। तो इंडिया के इस साइड अगर हम देखेंगे तो इंडिया के इस साइड पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर जाएंगे तो हमें अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान यानी इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान। तो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बनाया है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अफगान है। ठीक है, और इसी अफगानिस्तान में एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हिंदू कुश। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। एक्चुअल में पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये किसी का नहीं है, ये हमारा ही है, हमारा इंडिया ही है। हिंदू कुश कहीं ना कहीं हमारे कभी आपने सुना होगा कृष्ण जी को, तो कृष्ण अवतार के समय में कभी सुना होगा एक गांधार नाम की जगह हुआ करती थी। गांधार नरेश से शकुनी, जो कि श्री कृष्ण अवतार में थे, उनका बहुत निगेटिव कैरेक्टर है उसमें। तो जो गांधार नरेश शकुनी थे वो इसी इलाके के रहने वाले थे। ये हिंदू कुश का जो इलाका है, इस इलाके को ही गांधार कहते थे, और यहां पर हिंदू कुश के पर्वत पड़ते थे। तो प्राचीनतम काल में ये हमारा ही था। ठीक है, ये बात सिद्ध होती है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं ये हिंदू कुश जो माउंटेन्स है, एक्चुअल में हमारे हिमालय का स्रोत यही है। हमारे हिमालय की शुरुआत हिंदू कुश माउंटेन से ही होती है, और फिर ये हिंदू कुश माउंटेन्स इस तरीके से अपना विस्तार करना शुरू करता है, और फिर ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के रास्ते ये आगे को बढ़ेगा, फिर ये हिमाचल के रास्ते में आएंगे। तो ऐसे मैं क्रॉस बना दूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे करके ये आएंगे, और ये आगे बढ़ते जाएंगे। इधर आपको चाइना मिलता जाएगा, तो चाइना में भी हिमालय है, नेपाल में भी हिमालय है, और आगे सिक्किम में भी हिमालय है। आप देख सकते हैं, आपको सिक्किम दिख रहा होगा। तो ये हो गया आपका क्या, हिमालय की शुरुआत कहां से होती है? हिमालय की शुरुआत हिंदू कुश से होती है। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गई, हिंदू कुश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम सारे माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हुआ फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हिमालय की शुरुआत होती है हिंदू कुश से। तो ये हमारे पितामह हुए, हमारे हिमालय के मेन स्रोत। और हिमालय से जब हिंदू कुश से जब ये माउंटेन्स आगे की ओर बढ़ते हैं, इनका विस्तार होता है, इनको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयंस। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयंस, महान हिमालय। तो ग्रेटर हिमालयंस वो होते हैं जो हिमालय का टॉप पार्ट है। हिमालय को भी 3 श्रेणियों में तोड़ा गया है, अपर हिमालयंस, लेसर हिमालयंस, और फिर लो हिमालयंस। यानी कि ऊपर ग्रेटर हिमालयंस, नीचे हिमाद्री है, और फिर उसके नीचे शिवालिक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा हिमालय कैसे कई भागों में टूटा है। खैर, ये स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और हिंदू कुश का जो पर्वत है, हिंदू कुश का पर्वत से हिमालय स्टार्ट होता है। और सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट, ये पार्ट सबसे पहले आता है। और इस पार्ट में जो पर्वत आते हैं वो देखिए, सबसे पहले यहां फेमस आता है गॉडविन ऑस्टिन। कभी नाम सुना होगा आपने सियाचिन ग्लेशियर का। तो सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र के पास ही, सियाचिन ग्लेशियर थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पड़ जाएगा,
ये गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू है, इसी को बोलते हैं माउंट केटू। हिमालय में सबसे ऊंचा, हमारे भारत में सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट केटू को ही मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंचनजंगा को हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं इंडिया में। उसके पीछे मेन कारण ये है, मैं आपको बता दूं, ये जो गॉडविन ऑस्टिन है एक्चुअल में ये इस रेंज में आता है, काराकोरम रेंज में है, ठीक है। और ये काराकोरम रेंज आगे तक फैली हुई है, तो ये गॉडविन ऑस्टिन जो है या माउंट केटू जो है ये काराकोरम रेंज में है। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से टू द माउंट केटू दैट माउंट केटू इज द हाईएस्ट mountain in this country. Actually, officially, Mount Kanchenjunga lies in Sikkim. कंचनजंगा जो है, जो सिक्किम में पड़ता है, ये कंचनजंगा को इंडिया की हाईएस्ट पीक माना गया है। और माउंट केटू जो है, माउंट केटू को काराकोरम की हाईएस्ट पीक माना जाता है और हमारे हिमालय की हाईएस्ट पीक नहीं माना जाता। हिमालय में काराकोरम का अपना ही एक अलग हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गॉडविन ऑस्टिन, माउंट केटू हो गया। उसके बाद ये जांस्कर रेंज दिख रही है। जांस्कर एक क्षेत्र भी है और जांस्कर एक नदी का नाम भी है। तो जांस्कर क्षेत्र में, जांस्कर नदी में ही जो हिमालयी क्षेत्र है उनको हम जांस्कर रेंज कहते हैं। उसके नीचे काराकोरम रेंज आती है जो ईस्ट में काफी फैली हुई है। उसके नीचे आती है पीर पंजाल। कभी आपने नाम सुना होगा पीर पंजाल का, कभी आपने नाम सुना होगा वैष्णो देवी का। तो जो वैष्णो देवी का रीजन है, वो वैष्णो देवी का रीजन पीर पंजाल में ही आता है। तो ये पीर पंजाल में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पीर पंजाल। सबसे ऊपर गॉडविन ऑस्टिन, फिर जांस्कर रेंज, काराकोरम रेंज और फिर आता है पीर पंजाल। तो इस तरीके से इसके सीक्वेंस बने। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं याद हो रहा है। गोलू ने जस्सी को पीटा। गोलू ने जस्सी को पीटा, तो बड़े आराम से आप याद कर लोगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये, हाँ चलिए, गोलू ने जस्सी को पीटा, तो जो जी है, जी से हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ने खाली जस्सी जास्कर रेंज, को काराकोरम रेंज, पी तो पीर पंजाल। तो इस तरीके से गोलू ने जस्सी को पीटा करके आप सीक्वेंस याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही याद कर लो। मेरे ख्याल से तो ऐसे होना चाहिए कि कभी भी हमें रटना नहीं चाहिए। हम अगर रटेंगे परेशान, मैं बार बार यही कहता हूं, पूरे सब्जेक्ट में कहता हूं, this course of geography by me has been designed on the basis of map. If you don't know about the maps, अगर आप मैप के बारे में नहीं जानते, आप मैप नहीं पढ़ते हैं या मैप नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर आपके लिए कोर्स बेकार है। क्योंकि, और इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको मैप पढ़ाया, ताकि आपको मानचित्र अगर आ गया तो आगे की चीज आप अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा आसान पड़ जाती है वो चीजें। तो सबसे पहले आया गॉडविन ऑस्टिन, तो गॉडविन ऑस्टिन, फिर आया जांस्कर, फिर आया काराकोरम, फिर आया पीर पंजाल। तो ये हो गया गोलू ने जस्सी को पीटा। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। और ये सब जितना पार्ट है, ये सब हमारा ग्रेटर हिमालयंस में आता है, जो कि हिमालय का सबसे हाईएस्ट पार्ट है। उसके बाद ये जो रीजन है, ये हिमाचल है। हिमाचल फेमस है दो पर्वतों के लिए, जैसे आपने नाम सुना होगा कांगड़ा, या आपने नाम सुना होगा धर्मशाला। तो धर्मशाला का जो इलाका है वो धौलाधार रेंज के लिए बहुत फेमस है। वहां पर जो हिमालय के पार्ट है वो सब धौलाधार रेंज है, उनको धौलाधार कहते हैं या धौलाधारी भी कहते हैं वहां के लोग। धौलाधार का जो यहाँ पर इलाका है, ये भी हमारे मिडिल हिमालय से आता है, या इनको आप हिमाद्री भी कह सकते हो। हिमाचल का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं 12 शिगरी। लोग इसको 12 शिगरी भी कहते हैं या फिर इसको बड़ा शिगरी भी कहते हैं। हिमाचल में बड़ा को लोग 12 बोलते हैं, तो उन्होंने 12 बोल रखा है। और शिगरी का मतलब होता है ग्लेशियर। एक्चुअल में हिमाचली वर्ड में शिगरी का मतलब ग्लेशियर है और 12 का मतलब बड़ा है। तो बड़ा ग्लेशियर का मतलब हो गया 12 शिगरी ग्लेशियर। ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए, इंडिया में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जा रहा है 12 शिगरी, जो सबसे टफेस्ट भी माना जाता है। और यहाँ जनरली जितनी भी पीक्स हैं वो सब की सब टेक्निकल पीक्स हैं और 6000 मीटर के अबव है, उससे नीचे की कोई पीक्स ही नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको शिगरी पर्वत मिल जाएगा, माउंट कैथेड्रल मिल जाएगा और बहुत सारी अननेम्ड पीक भी हैं। उसके बाद ये धौलाधार के साथ साथ 12 शिगरी ग्लेशियर। और अपर हिमाचल में यहाँ पर एक रेंज आती है सीवी रेंज, इसको सीवी रेंज कहते हैं। सीवी के बारे में मैं आपको बता दूं, लिखते तो इसको सीवी है लेकिन एक्चुअल में है ये सीबी। ये जो सीबी रेंज है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, मैंने आप लोगों को एक नदी बताई थी जिसको बोलते हैं चंद्रा और भागा, या आपने नाम सुना होगा चेनाब। तो जो चेनाब थी, चेनाब 2 नदियों से बनती है। चेनाब एक चंद्रा से बनती है और एक भागा से बनती है, मैंने आपको बताया था।
तो जो चंद्रभागा जो है, मैंने आपको बताया था कि चंद्रभागा दोनों लाहौल स्पीति से निकलती हैं और चंद्रा का ओरिजिनेशन होता है चंद्रताल से। तो चंद्रताल से चंद्रा जब निकलती है और भागा जब निकलती है तो उसके बीच में जो पहाड़ी इलाका आता है, उसके आगे जाकर जहां चंद्रभागा मिलती है, जहां वो मिलते हैं उनको होते टंडी। मैंने आपको बताया था ये चीज, टंडी। तो ये ओरिजिनेशन पॉइंट से लेकर जो टंडी तक का जो रीजन है, इसके बीच के जो पर्वत हैं, उन हिमालय के पर्वतों को ये लोग बोलते हैं सीबी रेंज, यानी चंद्रभागा रेंज। तो ये चंद्रभागा रेंज जो है, सीबी रेंज, ये सीबी रेंज हिमाचल में ही पड़ती है। तो ये सीबी रेंज हो गई, ये 12 शिखरी ग्लेशियर हो गया और ये आपका धौलाधार हो गया। ये आ गए हिमाचल प्रदेश के फेमस माउंटेन्स हैं जो कि मिडिल हिमालयस में आते हैं। उसके बाद हम थोड़ा अगर आगे बढ़ेंगे तो इस साइड अगर आएंगे तो ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ऐसे, तो ये आगे भी तो आ रहा है। तो ये चाइना का जो क्षेत्र है, चाइना में एक पर्वत का क्षेत्र, उसको बोलते हैं कुनलुन माउंटेन्स। कुनलुन भी ग्रेटर हिमालयंस में आता है। और फिर यहां पर आप देखिए नेपाल के पास आपको कैलाश दिख जाएगा, माउंट एवरेस्ट दिख जाएगा, यहां पर माउंट मकालू दिख जाएगा। माउंट मकालू ये भी फेमस है। नेपाल के माउंट एवरेस्ट के अगल बगल 8000 मीटर की 2-3 पीक्स जो है टेक्निकल बहुत फेमस है, जिनमें एवरेस्ट के साथ साथ मकालू भी आता है। ठीक, और मकाऊ नहीं है, आप इसको मकाऊ में समझ लीजिएगा, मकाऊ अलग है, मकालू नाम है इसका। और ये आगे जब जाते हैं तो ये हिमालय की रेंज जाती है सिक्किम तक। तो सिक्किम में कंचनजंगा बहुत फेमस है, जो कि इंडियाज हाईएस्ट पीक, इंडिया की हाईएस्ट पीक के रूप में कंचनजंगा को माना जाता है, जो कि सिक्किम में है। ये सारी पीक्स 8000 मीटर से अबव है। तो ये हमारे ग्रेटर हिमालयन से आते हैं और ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के नीचे आएगा यूपी, और यूपी में पहाड़ी इलाके नहीं है। खैर पहले ही उत्तराखंड हमारे यूपी में ही आता था, तो यूपी में भी पहाड़ी इलाका माना जाता था। तो उत्तराखंड का जो इलाका है इसको बोलते हैं शिवालिक, इसको हम शिवालिक कहते हैं। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शनल पीक्स हैं। जैसे एक्सेप्शनल पीक्स में अगर देखेंगे तो उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलते हैं नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट भी 7000 मीटर के अबव है और दुनिया की, भारत की टेक्निकल पीक्स में से एक नंदा देवी का भी नाम है। और नंदा देवी के साथ साथ यहाँ त्रिशूल और कामेत यहाँ के सबसे फेमस पर्वत हैं, जो कि शिवालिक में ही आते हैं, और ये उत्तराखंड में। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो। जनरली ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं और स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आप इनके बारे में ये मत सोचिएगा, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी लेवल से मत आकिए। अगर आप लेवल से आकेंगे तो याद रखिए, इतिहास के बारे में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं कि छोटे पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चा नहीं कर पाता। अब इट डजंट मैटर कर पाया नहीं कर पाया, इट मैटर्स के नंबर तो नहीं आया ना। तो सिंपल सी बात है, हमने चांस खो दिया, तो चांस खोना नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये नंदा देवी है, ये त्रिशूल है और उसके नीचे कामेत है। तो ये हो गया नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत। ये हो गया आपके सीबी रेंज, 12 शिखरी ग्लेशियर एंड धौलाधार। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है 12 शिखरी ग्लेशियर। तो ये हो गया। फिर आपने ये जम्मू कश्मीर में देख लिया, गॉडविन और सिंध, जास्कर रेंज, काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज। तो ये हो गया। कभी आपने नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं सोलांग वैली। मनाली के पास आप जाएंगे तो आपको सोलांग वैली मिलेगी। सोलांग वैली जब जाएंगे तो वो एक घाटी है, मतलब एक समतल सा इलाका है, और उस घाटी के एक साइड पर्वत है और दूसरी साइड भी पर्वत है। वो पर्वत बॉर्डर माने जाते हैं कि एक साइड पीर पंजाल है और दूसरी साइड वाला धौलाधार। ये ऐसे हैं जैसे ये पीर पंजाल और ये धौलाधार, और बीच में सोलांग वैली है। सोलांग वैली बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए, लेकिन वहां के लोगों को, ये वहां जाने वालों को नहीं पता होता है, क्योंकि वो तो घूमने जाते हैं। लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, हमें तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो वैली है, वैली के राइट साइड में अगर देखेंगे तो वो जो पहाड़ एक ही सा दिखता है हमेशा। वो जो पहाड़ दिखेगा वो पीर पंजाल है, जो दूसरी साइड देखेंगे वो हमको धौलाधार मिलता है। ठीक है, तो ये आपके फेमस माउंटेन्स हो गए जो हिमालय में आते हैं, और ये हमारे नॉर्थ इंडिया में है। तो मैंने आपको बता दिया। इसी को, फिगर को अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है। देखिए, ये मेरे कहने का मतलब क्या था आपके लिए, कि कहने का मतलब ये है कि अब अगर इस मैप को मैं पढ़ना है तो मैं आपको एक वे ऑफ स्टडी बता रहा हूं कि मैं अगर ना पढ़ाऊं, या कभी मैं अगर पढ़ाने में नहीं रहा, या मैं नहीं रहा, तो आप कैसे, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड थोड़े रहेंगे। हमेशा आप एक चीज पर डिपेंड नहीं रह सकते ना, आपको खुद से अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। तो आप कभी भी मैप पढ़ेंगे तो इस प्रकार के फिगर आपको फिजिकल मैप में दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर क्रॉस बने हुए हैं, यहाँ पर एक रिवर स्ट्रीम सा दिख रहा है,
और जिगजैग है, यहाँ पर प्लेन दिखाई दे रहा है। ये मैंने क्या किया है, ये मैं आपको बताऊं, मैंने हिमालय को 2 पार्टों में 3 भागों में तोड़ा है। इनको 3 भागों में मैंने बड़ा किया हुआ है। ये देखिए, हिमालय हमने 3 भागों बनाए हैं। हिमालय का पहला भाग है ग्रेटर हिमालयंस, दूसरा भाग है हिमाद्री और तीसरा भाग है शिवालिक। और ऐसे ही हम मैप पे पढ़ सकते हैं, जैसे कैसे, ये रहा हमारा उत्तराखंड, वो जम्मू कश्मीर, ये रहा हिमाचल और ये उत्तराखंड। इस साइड तो पहाड़ियां होंगी ही नहीं, तो ये रहा ग्रेटर हिमालयंस, हिमाचल में रहा हिमाद्री और नीचे रहा शिवालिक। तो शिवालिक वो हिमालय का वो क्षेत्र, इनको हाइट के बेसिस पे तोड़ा गया है। तो हिमालय का वो क्षेत्र जो 800 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक है, इनको हम शिवालिक कहते हैं। लगभग 2-2500 मीटर से लेकर 4000 मीटर थे या 4500 मीटर तक की जो पहाड़ियां हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ग्रेटर हिमालय जो है ये 4500 मीटर के ऊपर है। समझ में आया? तो 4500 मीटर के ऊपर की जितनी भी पहाड़ियां हिमालय की, वो ग्रेटर हिमालयंस में आती हैं, जिनमें आपका कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी एंड सीवी रेंज सब 6000 प्लस है। बड़ा शिकरी हो गया, फिर धौलाधार की हाइट थोड़ी कम है, और बाकी ऊपर वाले सारे माउंटेन्स। तो हिमालय 3 पार्ट में टूटा हुआ है, एक है ग्रेटर हिमालयंस, एक है हिमाद्री और एक है शिवालिक, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो आपने देख ही लिया। फिर मैंने मैप में आपके लिए बताया हुआ है ये हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया था। पंजाब के क्षेत्र में ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र नहीं दिखेगा, ये इधर से कट के ऐसे निकला हुआ है। तो पंजाब में है, ऐसा नहीं कि पंजाब में है नहीं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, ये साइन आपको मैं बता देता हूं। देखो, आप इस तरीके से बड़े आराम से देख के पढ़ लोगे कि कैसे तैयार किया है। हिंदू कुश से हमारा हिमालय शुरू हुआ, सबसे ऊपर है ग्रेटर हिमालय जो हमारे जम्मू कश्मीर को घेरते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर। और पूरे जम्मू कश्मीर को घेरने के बाद ये आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो ये चाइना गया, आगे नेपाल जाएगा तो फिर ये आगे सिक्किम जाएगा, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे ग्रेटर हिमालयंस हो गए, जिसका कुछ पार्ट हिमाचल में भी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नीचे क्रॉस का मतलब है हिमाद्री। मैं यहाँ पे साइन बना सकता हूँ आपके लिए, हम लोग ऐसे बना देंगे। तो ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालयंस, ये हो गया हिमाद्री, और ये हो गया साइन शिवालिक। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो नीचे वाला पार्ट जो है ये हिमाद्री है, ये हिमाद्री का पार्ट हो गया, और उसके नीचे जो पार्ट हो गया ये शिवालिक हो गया। तो ये चीजें आपको दिख रही हैं, आप खुद बताइए, आपको इसमें कुछ नहीं आपको रटना, आपको केवल देखना है। बताइए, जो ग्रेटर हिमालयंस है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाद्री है वो हिमाचल में, मध्य हिमाचल से लेकर उत्तरी उत्तराखंड तक है, और जो हमारा शिवालिक है वो मध्य उत्तराखंड से लेकर लोअर उत्तराखंड तक है। बस यही मुझे आपको इस फिगर में दिखाना था। इस फिगर को रटना नहीं है, या इस फिगर को कुछ लर्न करने वाला नहीं है। मैंने हिमालय को कई पार्ट में तोड़ के आपको दिखा दिया। हिमालय के जो मेन 3 पार्ट हैं, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयंस, हिमाद्री और शिवालिक। ठीक है, तो ये हो गया आपके फिगर। ये अभी हमने पढ़ा उत्तर भारत का इलाका, और ये जो अभी हमने पढ़ा था, क्या ये अभी हमने पढ़ा था पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स। तो मैंने आपको सारे दिखाई दिए। आपको एक बार रिवीजन करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए हम एक बार रिवीजन करते हैं अच्छे से, और फिर सारे माउंटेन्स हमारे कब्जे में होंगे। हर चीज को कब्जे में करने का तरीका है। यही कारण है कि इंसान भैंसे को चलाता है, भैंसा इंसान को नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि इंसान के पास दिमाग है और भैंसे के पास दिमाग नहीं है। वरना जिस दिन भैंसे के पास दिमाग आ गया ना, उस दिन इंसान बैलगाड़ी चलाने की औकात नहीं रखेगा। तो यकीन मानिए, आप इंसान हैं, ये पर्वतों को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, बशर्ते हम ये ना सोचें कि बहुत ज्यादा है। जिस दिन हम बहुत ज्यादा सोचेंगे उस दिन तो हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। हिमाचल प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या हो गया, देखिए, मध्य प्रदेश में विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, राइट साइड अमरकंटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर की पहाड़ियां, बालाघाट जो है वो ऐसे बना है, बालाघाट थोड़ा एमपी में भी है बालाघाट, ये महाराष्ट्र में थालघाट है, गुजरात में एक गिर के माउंटेन है खंबात के इलाके में, कुछ इलाके हैं जो भोरघाट के हैं, भोरघाट का इलाका छत्तीसगढ़ में भी जाता है। पश्चिमी तट पर सह्याद्री की रेंज बनी हुई है। सह्याद्री की रेंज के बाद मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो इलाका है सह्याद्री के बाद,
ये देखिए, ये कोंकण है, कोंकण 3 राज्यों में हो गया, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक। मैं आपको बता भी देता हूं इसके बारे में। महाराष्ट्र में एक जगह है आपटा, आपटा से लेकर गोवा, और गोवा के बाद ये जो कर्नाटक का इलाका है इसको बोलते हैं चिकमंगलूर। 760 किलोमीटर की कोंकण रेलवे जो कि पर्यटन के लिए बनाई गई है, उसका भी यहां पर निर्माण किया गया है। केरल में ये मालाबार है, मालाबार रेंज, और ये पालघाट की पहाड़ियां। ये एनडीए कैडेट हो गया, आपने देख लिया, नीलगिरी, डोडाबेट्टा, अन्नामलाई, नाईमुडी, कार्डमम हिल्स। उसके बाद इधर कोरोमंडल की पहाड़ियां हैं, आपने देखा ही है कोरोमंडल की पहाड़ियां, तो ये कोरोमंडल हो गया। उसके बाद आपने देख लिया क्या, ये देखिए ये नल्ला मल्ला हो गया, आपने देखा हुआ है, अभी मैंने YSR रेड्डी का नाम बताया था, तो ये नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में हो गए। फिर उसके बाद छोटा नागपुर हो गया। ये फिगर हमने पूरा तैयार कर लिया, ठीक है, तो हमारे लिए अब कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं एक बार रिवीजन के लिए। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा था, तो ये वाला जो इलाका है ये गॉडविन ऑस्टिन, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। अभी मैंने बताया आपको एक कोड भी था, गोलू ने जस्सी को पीटा। छोटे छोटे तो कोड बना लो, अपने आप से आप बनाओगे ना। बात क्या है कि कोई भी टीचर, मैं तो साफ कहता हूं, कोई भी टीचर, मैं हूं या कोई भी मैथ्स का टीचर है, जीएस का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, एक्चुअल में हम इतनी बार सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं ना, एक ही सब्जेक्ट को हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमें ट्रिक खुद आने लगती है। आप भी 10 बार पढ़ोगे तो आपको भी आने लगेगी। अगर आप मेरी ट्रिक पर ही बेस हो जाओगे तो हर बार आपको ट्रिक की जरूरत मुझसे ही पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप इतना पढ़ो कि ट्रिक अपने आप से जनरेट हो जाए, आप खुद बना लो, और अपनी बनाई हुई चीजें ज्यादा आसान होती है। खाना हम बचपन से खाते थे, लेकिन हमें खाना बनाना नहीं आता था, जबकि सब पता मम्मी खाना बनाती थी, देखते भी थे। लेकिन जब खुद से बनाना शुरू किया तो ज्यादा आने लगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पहले तेल डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे, फिर वो छौंकेगा, उसमें प्याज डालेंगे, तो कैसे क्या करना है तो वो हमें खुद करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया। सीबी रेंज, बड़ा श्रीगिरी ग्लेशियर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में फेमस है। नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, कामेत ये उत्तराखंड में फेमस है। ये ग्रेटर हिमालयंस में आते हैं। माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। हमारे इंडिया में और नेपाल में इनको सागर माथा कहते हैं, भोले बाबा का स्थान माना जाता है ये भी। लेकिन माउंट एवरेस्ट का जो नाम पड़ा था वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था, जिनकी वजह से इनका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, ठीक है। चाइना में कुनलुन माउंटेन्स है, तिब्बत में कैलाश माउंटेन है, सिक्किम में कंचनजंगा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। और हिंदू कुश से हमारे हिमालय की क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक। तो ये हो गया आपके लिए। ये रीजन दिखा रहा है हिमालय को, आपने 3 पार्ट में तोड़ा था, ग्रेटर हिमालयंस, हिमाद्री और शिवालिक। शिवालिक जो है वो 800 से 2500 मीटर है, हिमाद्री जो है वो 2000 से 4500 मीटर है, ग्रेटर हिमालय 4500 मीटर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं। ये जो साइन दिख रहे हैं ये आपको दिख रहे हैं ग्रेटर हिमालयंस के, जो जम्मू कश्मीर में भी है, चाइना में भी है, नेपाल में भी है और हिमाचल में भी है। मध्य हिमाचल से स्टार्ट होता है, नेपाल के दक्षिणी भाग तक हिमाद्री जाता है, फिर खत्म हो जाता है, और फिर मध्य उत्तराखंड से स्टार्ट होते हैं क्या, शिवालिक। तो ये हो गए आपके फिगर के बेसिस पे। शुरुआत इन सब की कहां से हुई है? शुरुआत इन सब की हिंदू कुश के पर्वतों से हुई, जो कि अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। तो हमने अब यहां पर क्या पढ़ा? हमने यहां पर पढ़ लिया क्या, हमने लोअर हिमालयंस पढ़ लिए हैं, लोअर हिमालयंस पढ़ लिया, नॉर्थ इंडिया के हिमालय पढ़ लिए, हमने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ लिया, पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स भी पढ़ लिए हैं हमने, पेनिनसुलर इंडिया में माउंटेन्स भी पढ़ लिए हैं। इतना कुछ हमको आने लगा है। अब जैसे ये अगर इंडिया है, ये क्रॉस का मतलब इंडिया है, तो हम नॉर्थ इंडिया कवर कर चुके हैं, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया ये हम कवर कर चुके हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हमारा कवर हो चुका है, ईस्टर्न पार्ट भी कवर हो चुका है, यहां पर पर्वत है नहीं, नेपाल, कैलाश हम पढ़ चुके हैं। ये वाला रीजन बचा है हमारे लिए, राजस्थान का रीजन, गुजरात का रीजन हमने कर लिया है, तो हमारे लिए इधर राजस्थान बचा है। पाकिस्तान से हमें मतलब है नहीं, वो बदतमीज है। फिर इसके बाद हमारे पास ये इलाका बचा है, दैट इज नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कौन से स्टेट्स हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो हमारे पास 2 पार्ट बचे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और राजस्थान के बारे में। तो अगर हम चाहें तो इनको बड़े आराम से, अब मैं ऐसे ही बना के बता दूंगा, लेकिन इसे हम स्लाइड से पढ़ते हैं। तो हमारे पास बचा है क्या, हमारे पास बचा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये और राजस्थान ये, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान के बारे में। तो चलो सारे माउंटेन्स पढ़ने के बाद अब आ जाते हैं हम राजस्थान पर। तो ये अगर हम राजस्थान मान ले तो देखो क्या होगा, हमारा मैप कैसे होगा? ये इंडिया है, इंडिया ये हमारा दिल, देश का दिल क्या, दिल्ली। अब क्या था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उसके नीचे राजस्थान।
तो राजस्थान के ऊपर होगा हरियाणा, एक बात हो गई। देखो राजस्थान के ऊपर हो गया हरियाणा, बात सही है। उसके बाद हरियाणा से इस साइड होगा दिल्ली, तो हरियाणा से इस साइड हो गया दिल्ली। इस साइड क्या होगा, इस साइड यूपी होगा पक्का, लेकिन यूपी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि यूपी में पहाड़ तो है नहीं। और राजस्थान के नीचे क्या होगा, गुजरात होगा। ठीक, अब सुनो मेरी बात, पूरा आपको लोकेशन पता चल गई। हमें राजस्थान के पर्वत पढ़ने हैं। राजस्थान के पर्वत बहुत फेमस हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है ये अरावली। अरावली को मैंने ऐसे क्यों बनाया, कभी सोच रहे हो कि आप ये सोचो कि अरावली के रेंज को मैंने ऐसे क्यों लिखा। देखो राजस्थान हैज बीन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। राजस्थान के दो भाग हैं, एक राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट और एक है साउथ ईस्ट। ठीक, राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, जो कि लगभग राजस्थान का 2/3 भाग को कैप्चर करता है, ये है थार मरुस्थल या थार डेजर्ट, समझ में आया, जो कि पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, अब उसको छोड़ दीजिए, हमें पढ़ने हैं पर्वत। मरुस्थल जब पढ़ेंगे तब देखी जाएगी। इस साइड का पार्ट पूरा का पूरा मरुस्थल है, इधर का पार्ट पूरा का पूरा पर्वतीय है। तो राजस्थान के साउथ ईस्ट में, राजस्थान की किस दिशा में, साउथ ईस्ट में सबसे बड़ी रेंज है, जिस रेंज का नाम है अरावली रेंज। कौन सी रेंज, अरावली रेंज। तो अब आते हैं हम, अब आपको ये समझ में आ गया, ये रही अरावली रेंज। और इसी अरावली रेंज में बहुत सारे फेमस पर्वत हैं, जैसे कि अरावली के ऊपर साइड में अलवर हिल्स है। ठीक है, ये अलवर हिल्स हो गया, अलवर जगह का भी नाम है, आपको पता है, तो आराम से आप कैप्चर कर लोगे चीजों को। अलवर हिल्स के लेफ्ट साइड में है खेतरी, या इसको छतरी भी कहते हैं, खेतरी भी बोलते हैं। ठीक है, खेतरी हिल्स। अरावली के दक्षिण में अगर थोड़ा सा इस साइड क्या होगा बताओ, राजस्थान का कच्छ वाला इलाका, वो गुजरात का कच्छ वाला इलाका होगा। कच्छ के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ जलोर हिल्स है। जलोर हिल्स के ईस्ट में चित्तौड़ हिल्स है। और गुजरात के जस्ट ऊपर और राजस्थान का बिल्कुल निचला भाग है, ये बूंदी हिल्स है। बूंदी हिल्स, चित्तौड़ हिल्स, जलोर हिल्स, पूरा ये अरावली रेंज, अलवर हिल्स और ये खेतरी हिल्स, समझ में आया। और यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है, जो कमर्शियलाइज बड़ा फेमस है, उसको बोलते हैं हम बोलते हैं माउंट आबू। क्या बोलते हैं, माउंट आबू, समझ में आया। तो ये माउंट आबू हो गया। ठीक है, माउंट आबू कमर्शियलाइज हो चुका है, लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया। तो ये होगा माउंट आबू, अरावली, खेतरी, अलवर हिल्स, बूंदी हिल्स, चित्तौड़ हिल्स, जलोर हिल्स, समझ में आया। ये हो गया आपका पूरा का पूरा राजस्थान, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद आते हैं हम कहां, राजस्थान के बाद आते हैं हम लास्ट बट नॉट लीस्ट नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, या पूर्वोत्तर के पर्वत। ठीक, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में आपको पहले से स्टेट्स पता है, 7 सिस्टर्स आपको बड़े आराम से पता है। तो अब वो हम फिगर देख सकते हैं, देखो फिगर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न फिगर्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पूरा फिगर है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है या पढ़ी भी होगी, एक बात ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है। स्टेट तो आपको पता ही है, स्टेट में ये कौन सा स्टेट हो गया, ये वाले स्टेट हो गया, ये देखो, ये अरुणाचल हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और सबसे बड़ा असम है। समझ में आया, स्टेट आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक, अब सबसे बड़ा राज्य जो आता है कौन सा है, असम है। तो ये असम हिमालय, असम हिमालय, ये हिमालय का लेसर पार्ट है, हिमालय का सबसे निचला भाग है, जिसको हम असम हिमालय कहते हैं। तो ये लेसर हिमालयाज भी बोले जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, लेसर हिमालय, समझ में आया। तो ये लेसर हिमालयाज हो गया, हिमालय का दक्षिणी भाग, या इसको असम हिमालय भी कहते हैं। असम हिमालय लगभग भूटान से स्टार्ट होता है, और ये वाला पार्ट आपको पता है क्या है, ये क्या है, भूटान है। तो ये भूटान से स्टार्ट होता है, ये पूरा इस साइड से हिमालय तो आ रहा है, यहां पे सिक्किम होगा, आपको पता है, और सिक्किम में यहां पर कंचनजंगा होगा कि नहीं होगा। तो कंचनजंगा के इलाके से ये जो निचला भाग आ रहा है, ये पूरा असम हिमालय है। और असम हिमालय में सबसे ऊंचा जो पर्वत है, इसको बोलते हैं नामचा बरुआ, नामचा बरुआ भी कहते हैं। बरुआ एक असम की असमीज शेड्यूल्ड ट्राइब है। मैंने एक बार नाम आपको बताया होगा, जब स्टेट बता रहा था मैं बताया था परेश बरुआ, कभी नाम सुना होगा आपने। परेश बरुआ ने उल्फा नाम का एक संगठन स्टार्ट किया था असम में, वो यही था। ठीक है, तो नामचा बरुआ
यहां की सबसे ऊंची पीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है कौन सा? नामचा बरवा। समझ में आया? जो कि असम हिमालय में आता है। ठीक, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, ये हो गया आपका असम हिमालय। अब ये ना मेघालय, मेघालय में जरा देखो ध्यान से। मेघालय में अगर देखेंगे तो देखो 3 माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। एक है गारो, आपने सुना होगा, जनजातियों के नाम भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया, सुना है कि नहीं? तो ये रहा गारो, ये है खासी और ये है जैंतिया। अब जैंतिया असम तक खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो ये जैंतिया असम तक गया है, ये बात फैक्ट है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे जनरली आप होता क्या है, लो लेवल एग्जाम, हाई लेवल एग्जाम, क्वेश्चन एक ही होते हैं यार, क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है देखो। अगर छोटा पेपर होगा तो पूछा जाएगा गारो, खासी, जैंतिया किस राज्य में आते हैं, तो आप क्या बताओगे? मेघालय में आते हैं मेन। ठीक, कुछ पार्ट असम में आता है जैंतिया का। लेकिन अगर हाई लेवल एग्जाम में अगर आप जाओगे तो कुछ नहीं होता यार, आपको जितना आता है उतना क्वेश्चन में आ गया, बात ये थी। और जो नहीं आता है वो आंसर देना जो आपको आता नहीं है। कैसे क्वेश्चन आएगा हाई लेवल एग्जाम्स में कि गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां जो कि मेघालय राज्य में है, उनको पूरब से पश्चिम लगाओ या पश्चिम से पूर्व लगाओ। अब एक बात बताओ, फंस गए आप। अगर आपने मैप नहीं पढ़ा है, आपको गारो, खासी, जैंतिया के बारे में नहीं पता है, आपने मैप नहीं पढ़ा है, जब मैप नहीं पढ़ा है तो आपको गारो, खासी, जैंतिया नहीं समझ में आया, वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, वो बस इतना पूछ रहे हैं कि पूरब से पश्चिम लगाओ या पश्चिम से पूर्व लगाओ। अगर पूरब से पश्चिम, इधर से तो पश्चिम से पूर्व होगा ना, तो पश्चिम से पूर्व लगाएंगे तो पश्चिम में गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया। पूरब से लगाएंगे तो जैंतिया, खासी, गारो। अगर वो पूरा एग्जाम में फैक्ट है, 90% बार ये पूछा गया है कि गारो, खासी, जैंतिया को पूरब से पश्चिम में लगाओ। अब आपको ये पूरा ही पूरब में दिख रहा है, आपने गारो, खासी, जैंतिया पे ऑप्शन मार दिया, जबकि आंसर था जैंतिया, खासी, गारो, क्योंकि पूरब में सबसे कौन सा है? जैंतिया है, फिर खासी है, फिर गारो। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये है अरुणाचल। अरुणाचल फेमस है दाफला माउंटेन्स के लिए, सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पर। नागालैंड में एक हिल है जिसको बोलते हैं नागा हिल। नागा हिल्स की वजह से ही नागालैंड स्टेट का या फिर नागा जनजाति का नाम पड़ा है। ये रहा मणिपुर। मणिपुर में चिन हिल्स या इनको मणिपुरी हिल्स भी कहते हैं। ठीक, और ये रहा मिजोरम। मिजोरम में एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसको बोलते हैं लुशाई हिल्स। ध्यान रखिएगा, मिजो हिल्स का ही नाम लुशाई है क्योंकि मिजो हिल्स में मिजो नाम की जनजाति रहती है। इसी मिजो नाम की जनजाति को लोग लुशाई जनजाति भी कहते हैं, जो कि त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं। समझ में आया? तो लुशाई हिल्स या मिजो हिल्स एक ही है जो कि मिजोरम में है। ठीक, उसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी लुशाई हिल्स का पार्ट है, और ये है जम्पुई हिल्स जो कि सबसे ज्यादा फेमस है कहां पर? त्रिपुरा में। समझ में आया? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सबसे बड़ी हिल्स में इसका भी नाम आता है। और लास्ट में आता है आपका पटकाई रेंज, जो कि एग्जाम का सबसे भारी क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में यही क्वेश्चन पूछा गया है, पटकाई रेंज किधर है? तो ध्यान रखिएगा, पटकाई रेंज असम के पार्ट से स्टार्ट होती है और यहां से स्टार्ट होकर, पटकाई से स्टार्ट होकर, ये गारो, खासी, जैंतिया, जम्पुई और लुशाई, ये पूरा ही इलाका जो है ये पूरी पटकाई रेंज है। इसी में एक पर्वत भी आता है, उसको बोलते हैं पटकाई बम, उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है। समझ में आया? वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 8 रेंजेस में इसका भी नाम आता है। ठीक है, तो ये रहा पटकाई बम। ठीक, पटकाई बम, पटकाई रेंज, गारो, खासी, जैंतिया, जम्पुई और लुशाई, ये पूरा मिल के बनता है कौन सी रेंज? पटकाई रेंज। समझ में आया? तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पर्वत मैंने आपको बता दिए। हम एक बार फिर से जरा रिवाइज कर लेते हैं। असम हिमालय को लेसर हिमालयस भी कहा जाता है, और असम हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसको बोलते हैं हम क्या? इनको बोलते हैं नामचा बरुआ। क्या बोलते हैं? नामचा बरुआ। तो ये नामचा बरुआ हो गया, ये दाफला माउंटेन्स हो गए, ये नागा हिल्स हैं, ये चिन हिल्स हैं, ये लुशाई हिल्स हैं या इनको मिजो हिल्स भी कहते हैं, लुशाई जनजाति का नाम है। गारो, खासी, जैंतिया जनजातियां भी हैं और गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां हैं, इसी क्रम में है। पटकाई रेंज पटकाई बम से स्टार्ट होती है, पटकाई बम, फिर गारो, खासी, जैंतिया, जम्पुई और लुशाई या मिजो है। समझ में आया? ये हो गए आपके पूरे के पूरे माउंटेन्स। मैंने आपको नॉर्थ इंडिया बता दिया, मैंने आपको साउथ इंडिया बता दिया यानी पेनिनसुलर इंडिया, मैंने वेस्ट इंडिया बता दिया, मैंने नॉर्थ ईस्ट बता दिया। ये हो गए आपके सारे के सारे पर्वत। समझ में आया? ये हो गया पूरा माउंटेन्स का चैप्टर।
तो अब माउंटेन्स के बाद, इंडियन माउंटेन्स के बाद ये रहा आपका छोटा सा टॉपिक प्लेट्यूज। तो इंडिया के प्लेट्यूज में मैंने ये फिगर इसलिए लगाया है ताकि एक ओवरऑल व्यू हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी डेक्कन प्लेट्यू के बारे में अगर आपको बता दें, इंडिया में जो एक ही प्लेट्यू फेमस है, डेक्कन प्लेट्यू, जो कि ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है। आप देखो ये जो मैप है, मैप एक्चुअल में तो ये मैप बहुत सारी चीजें डिनोट कर रहा है, लेकिन ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड मतलब मध्य प्रदेश, एक बार मैं आपको रिवाइज दिखा देता हूं। ट्रांस हिमालयस, ये पूरा जम्मू कश्मीर और हिमाचल का कुछ पार्ट है, मेन ग्लेशियर पार्ट। ये वेस्टर्न हिमालयस मतलब इस साइड से हिंदू कुश स्टार्ट होता है, आपको पता है पहले से। तो ये रहा हिंदू कुश वाला इलाका, ठीक है। तो इन चीजों को उतना अभी नहीं देखना है क्योंकि हमें डेक्कन प्लेट्यू देख रहे हैं। तो यहां आया आपका क्या, ये देखिए वेस्टर्न हिमालयस, फिर ये नेपाल, ये रहा गंगा का मैदान, और ये रहा आपका सेमी एरिड जोन जो कि ये येलो वाला इलाका है अरावली रेंज का। ये डेजर्ट रेंज हो गया, थार डेजर्ट हो गया। उसके बाद ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, और ये बीच में जो दिख रहा है आपको ये है दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे पता है? दक्कन प्लेट्यू ईस्टर्न साइड में पूर्वी तट से, पश्चिम साइड में पश्चिमी तट से या वेस्टर्न घाट से इधर से घिरा हुआ है। उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में ही आ जाता है, कहां? उत्तर में ही आ जाता है। कभी आपने माउंटेन्स में पढ़ा है अभी कि सतपुड़ा पढ़ा है कि नहीं? बस सतपुड़ा और विंध्याचल से शुरुआत हो जाती है। सतपुड़ा और विंध्याचल जो है, ये रहा विंध्याचल का इलाका। इस विंध्याचल से हमारा जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है, इसके दक्षिण से शुरू हो जाता है और नीचे ये जाता है नीलगिरी तक, ठीक है। नीचे ये जाएगा नीलगिरी तक। नीलगिरी, डोडा बेट्टा, अन्नामलाई, अन्नाईमोड़ी, कार्डमम हिल्स आपने पढ़ा हुआ है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। नॉर्थ में ये विंध्याचल सतपुड़ा से घिरा हुआ है, साउथ में ये नीलगिरी से घिरा हुआ है, ईस्ट में ये पूर्वी तट से घिरा हुआ है, वेस्ट में ये वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। अब वेस्टर्न घाट में हो सकता है एग्जाम में लेकर आ जाए क्या कोंकण की पहाड़ियां या सह्याद्री, पूर्वी तट पर लेकर आ जाए कि उत्तरी प्रदेश, या फिर लेकर आ जाए कोरोमंडल, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर और आपकी काबिलियत पर। क्योंकि आप अब इतना पढ़ चुके हो, मैप में आप इतना पढ़ चुके हो कि आपको अब कोई ये पूछे कि कोरोमंडल कहां है, तो कोरोमंडल मैप में नहीं दिखना चाहिए, कोरोमंडल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। कोरोमंडल इसका मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मालाबार मतलब केरल, कोंकण मतलब मालाबार के ऊपर, फिर सह्याद्री यानी कि गुजरात से स्टार्ट होता है। तो वो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये इलाका जो दिख रहा है आपको, इतना इलाका, ये दक्कन का प्लेट्यू रीजन है। बस इंडिया में यही है एक पठारी क्षेत्र जो फेमस है। तो ऊपर ये विंध्याचल, पूरब में पूर्वी तट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और दक्षिण में नीलगिरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्कन का प्लेट्यू रीजन।